हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही पढ़ाई? आईपीएस क्लार्क के एग्ज़ाम सर पर हैं तो आई थिंक पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। और ऑलरेडी आप लोग आईपीएस क्लार्क का फॉर्म फिल भी कर चुके होंगे। अगर आप नहीं किए हो तो प्लीज़ लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए और पढ़ाई बढ़िया से स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 महीने में अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप नए नए स्टूडेंट हो, नए नए बैंकिंग एक्सपीरियंस बने हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस साल नहीं भरेंगे क्योंकि इस साल तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो ये सोचकर फॉर्म नहीं डालोगे तो गलती करोगे। क्योंकि अगले साल जब तुम पूरे के पूरे प्रिपेयर्ड हो जाओगे तो वो जगह, वो एनवायरनमेंट, वो प्लेस तुम्हारे लिए नया होगा। इसलिए उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को इस साल ही एक बार एक्सपीरियंस कर लो। हाँ, एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? करो और उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को एक बार एक्सपीरियंस करो। क्योंकि डायरेक्ट आप स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए रिहर्सल की बहुत ज़रूरत होता है। तो वो रिहर्सल इस साल ही आप लोग कर लो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं राकेश मंडल, आपके एजुकेटर, आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा ऑफ लर्निंग पे स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो इनइक्वलिटी के पार्ट 3 का वीडियो है। इससे पहले इनइक्वलिटी का 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले उस 2 वीडियो को आप देख लो, उसके बाद पार्ट 3 का वीडियो जो है उसे कंटिन्यू करो। क्योंकि ये कंसेप्चुअल वीडियो है। अगर आप पहले 2 पार्ट नहीं देखोगे और डायरेक्ट पार्ट 3 का पार्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले देख लो, उसके बाद पार्ट 3 को कंटिन्यू करो। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पहले प्रीवियस डे का जो पढ़ाया था वो पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस डे जो वीडियो हम लोग देखे थे, उस वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट से। इस स्लाइड से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन किए थे कि कितने टाइप के स्टेटमेंट्स इनइक्वलिटी में होते हैं और वो क्या डिफाइन करते हैं। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्स्ट्रा सीखे थे, वो ये था कि स्टेटमेंट कभी कभी एक नहीं होता है, कभी कभी मल्टीपल स्टेटमेंट भी देते हैं। और स्टेटमेंट जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट भी, 2 ऑब्जेक्ट के बीच भी रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन डिफाइन हो सकते हैं, या तो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच भी हो सकते हैं। और यही इस स्लाइड में हम बताए थे आप लोगों को। उसके बाद बताए थे कि आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। आंसर्स बेसिकली होता है सिचुएशंस, क्योंकि आंसर्स हम ही लोग देते हैं। तो जब हम लोग आंसर देते हैं तो हम लोग किस किस सिचुएशन पे आ सकते हैं, वही एक्चुअल में आंसर होता है। सिचुएशन ही आपका ऑप्शन है। हम लोग को दिया जाएगा ये ऑप्शंस, ये ऑप्शन सारा दिया जाएगा और हम लोग रहेंगे सिचुएशन में। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकते, एक क्वेश्चन देखकर जब हम आंसर देंगे तब क्या क्या आंसर देंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, नहीं सही है या गलत है मुझे नहीं पता। यही 3 सिचुएशन में हम लोग आ सकते हैं। और उसी सिचुएशंस को देखते हुए ऑप्शंस भी 5 होते हैं। टोटल 5 ऑप्शंस, 5 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। फॉलो, लॉजिकली फॉलो, डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो एंड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। हम क्या बोले थे कि फॉलो, लॉजिकली फॉलो में कोई अंतर नहीं है। जो कंक्लूजन फॉलो करते हैं वो लॉजिकली फॉलो करते हैं, बिना लॉजिक के कुछ फॉलो नहीं होता है। तो फॉलो, लॉजिकली फॉलो का मतलब डेफिनेटली ट्रू सिचुएशंस, क्लियर टू एवरीवन। और डज नॉट फॉलो या लॉजिकली डज नॉट फॉलो अगर बोला जाए तो डेफिनेटली फॉल्स, जो बिल्कुल गलत है, और जो डाउटफुल है, दोनों को कंसिडर किया जाता है। बट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब है जो बिल्कुल गलत होता है। डाउटफुल सिचुएशंस को डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में कंसिडर नहीं किया जाता है। और यहाँ पे हम ये भी डिस्कशन किए थे कि डेफिनेटली ट्रू कब होता है, जब स्टेटमेंट पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन में पूछा गया इंफॉर्मेशन, इस बात को एक बार ध्यान से सुनो, कंक्लूजन में पूछा गया इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट पर दिया गया इंफॉर्मेशन जब सेम होता है तब। डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब कंक्लूजन में पूछा गया इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन ऑपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि क्या, कंक्लूजन में पूछा गया क्या ए डी से बड़ा है, और स्टेटमेंट बता रहे कि ए डी से बड़ा नहीं है, तो ऑपोजिट जब हो जाएगा तब वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है हम लोग के पास डेफिनेट आंसर होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो हम लोग के पास आंसर डेफिनेट होता है।
बट डाउटफुल का मतलब होता है कन्फ्यूजन, हम लोग के पास डेफिनेट आंसर नहीं होता है, कन्फ्यूजन में हम लोग रहते हैं। यहाँ तक ही हम इस स्लाइड में डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट स्लाइड जो था उसमें एक रूल था। रूल ये था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच, जिसके बीच आपको रिलेशंस कंक्लूजन में पूछा गया है, जब हम लोग स्टेटमेंट पर दो ऑब्जेक्ट के बीच वो चेक करेंगे, चेक करते समय अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सारे के सारे साइन अगर सेम फैमिली के मेंबर होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर प्रायोरिटी साइन को हम लोग प्रायोरिटी देंगे और वही होगा हम लोग का आंसर। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, ए और डी के बीच देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पर तीन साइन ए और डी के बीच आ रहा है, तो ये तीन साइन में से ग्रेटर देन साइन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, सो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन विल बी योर आंसर। तो ये जो हम लोगों से पूछा गया है कंक्लूजन में और जो स्टेटमेंट पर दिया गया है वो सेम है, तो इसलिए वो डेफिनेटली ट्रू होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर सारा चीज़ डिस्कशन किए थे। बस हम लोग यहाँ से सीखना था ए और सी के बीच, मतलब ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोले थे कि पहले अगर आप आंसर करोगे तो ये भी डाउटफुल होगा बट ये भी डाउटफुल होगा, बट दोनों को मिलाकर हम आंसर दिए थे कि आइदर 5 और 6 फॉलो। सो ये आइदर और का कंसेप्ट हम लोग सीखे थे प्रीवियस डे में। तो आइदर और का जो कंसेप्ट था, यहाँ पर तो 3 रूल बता दिए थे, बट ये 3 रूल को छोड़कर भी हम बहुत कुछ चीज़ें बताए थे। बस एक सेंटेंस में बोलना चाहेंगे, वो ये था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं, पॉसिबल रिलेशंस मीन्स भी बताए थे कि मोर देन वन रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो अगर पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो जितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकता है दो ऑब्जेक्ट के बीच, उतना ही पॉसिबल रिलेशंस अगर इंडिविजुअली अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट होता है वो भी ऑब्जेक्ट के साथ, तभी हम लोग आइदर और लगा सकते हैं, अदरवाइज आइदर और नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा कंक्लूजन पर, और ऑब्जेक्ट के बीच जितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा कंक्लूजन पर, तभी जाकर होगा आइदर और। क्लियर टू एवरीवन। और इस रूल को देखते हुए हम लोग यहाँ पर रूल में मतलब इसे लिमिटेड कर दिए थे, जबकि पर्टिकुलर रूल से आइदर और करने के लिए जाओगे तो बेवकूफ़ी होगी। आइदर और एक कंसेप्ट है, तो हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, उससे समझना इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ जाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ तक डिस्कशन किए थे और इसके बाद और एक चीज़ बताए थे, ऑल पॉसिबल्स आंसर टाइप, मतलब बैंकिंग के बेसिकली जो आंसर्स होते हैं वो दो कंक्लूजन्स के ऊपर डिपेंड करके किया जाता है, दो कंक्लूजन्स को मिलाकर। तो दो कंक्लूजन्स का पॉसिबल सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं, हम सारे पॉसिबल सिचुएशंस को यहाँ पर डिस्कशन किए थे। बस हम एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे, वो ये था जहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हो, वो ये था कि जब दोनों डाउटफुल होता है तो आप लोग वही रूल के अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, दोनों डाउटफुल का मतलब इसका आंसर आइदर और कर देते हो, जबकि दोनों डाउटफुल आइदर और का जस्ट एक रूल होता है, उसके बाद भी और भी दो रूल हैं। बाकी रूल्स को अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो उसका आंसर आइदर नहीं होता है, बट हम लोग इतना जज तो करते नहीं है, बस दोनों डाउटफुल आ गया तो सीधा इसका आंसर कर देते हैं आइदर, जबकि आइदर और भी इसका आंसर हो सकता है। वो भी कब, जब सारे के सारे आइदर से रूल जो वो अगर वो फॉलो करते हैं तो सारे पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, तब जाकर होती है। अदरवाइज इसका आंसर होता है नाइदर नॉर। क्लियर टू एवरीवन। तो बैंकिंग के 5 स्टैंडर्ड ऑप्शंस क्या होते हैं एक बार फिर से बता दे। ओनली 1 फॉलो, सेकंड ऑप्शन ओनली 2 फॉलो, थर्ड ऑप्शन आइदर 1 और 2 फॉलो, फोर्थ ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, और लास्ट ऑप्शन होता है बोथ 1 and 2 फॉलो। क्लियर टू एवरीवन। और यही 5 ऑप्शंस को लेकर हम सारे पॉसिबल केसेस को डिस्कशन कर दिए थे यहाँ पर। ये यहाँ तक ही था प्रीवियस वीडियो। इसके बाद हम लोग आज का जो सेशन है उसमें हम लोग सीखेंगे डिफरेंट फैमिली में किस तरीके से आंसर किया जाता है, उसका आइदर और क्या होता है, नॉट केसेस में किस तरीके से डील करते हैं, नॉट केसेस का कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी बता देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखो और जो भी एक्सप्लेनेशंस या जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कशन करें उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं।
प्रीवियस वीडियो में क्या सीखे थे कि सेम फैमिली, दैट मीन्स उसे हम डिस्कशन कर रहे थे नॉर्मल केसेस के रूप में। अब यहाँ पर होता है डिफरेंट फैमिली। तो सेम फैमिली का मतलब अगर हम लोग समझ गए थे तो डिफरेंट फैमिली को भी समझ जाएंगे। डिफरेंट फैमिली का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जब आप रिलेशंस निकालने के लिए जाओ, वो भी स्टेटमेंट से, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन निकालने जाओगे वो भी स्टेटमेंट से, तब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच जितने भी साइन प्रेजेंट होंगे वो अगर दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बात ध्यान से सुनो, दो ऑब्जेक्ट के बीच जितने साइन प्रेजेंट होंगे अगर वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला आंसर आपका होगा डाउटफुल, क्योंकि दो अलग अलग फैमिली एक साथ बीच में आने का मतलब झगड़ा होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर इस केसेस को डिस्प्यूट केसेस के नाम पे रखें। आप लोगों को जब हम कहानी बता रहे थे तब ये पॉइंट हम आप लोगों को बताए थे कि दो अलग अलग फैमिली मेंबर अगर किसी भी बात को लेकर अगर डिस्कशन करने के लिए आए तो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, और जब झगड़ा करते हैं तब कोई सोल्यूशन नहीं आता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सिर्फ आर्गूमेंट ही करोगे तो सोल्यूशंस आपके पास नहीं होगा, प्रॉपर सोल्यूशन आपके पास नहीं होगा। यहाँ पर भी यही कंसेप्ट को आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो देखो, हम यहाँ पर कंक्लूजन में किसके और किसके बीच रिलेशंस निकालने के लिए बोले, ए और ई के बीच, राइट। तो ए और ई के बीच अगर आप रिलेशंस निकालने के लिए जाओगे तो ए और ई के बीच देख लो स्टेटमेंट पर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। तो ए और ई के बीच देखो दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ रहा है, ये ग्रेटर देन फैमिली से, ये लेस देन फैमिली से। तो दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में अगर आएगा, बस कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले इसका आंसर करना है डाउटफुल। क्लियर टू एवरीवन। देखो हम यहाँ पर वही लिखे, डाउटफुल साइन विल बी योर आंसर, क्योंकि जब दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाएगा तब हमारे पास डेफिनेट आंसर नहीं होगा, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आंसर दे, ग्रेटर देन करें या लेस देन करें। जब ये सिचुएशंस क्रिएट होगा तब हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तब मेरा सिचुएशन होगा कंफ्यूजिंग सिचुएशन, हम डाउटफुल सिचुएशन में होंगे, इसीलिए इसका आंसर सबसे पहला होगा डाउटफुल। बट यहां पर भी एक चीज सीखना है कि दोनों को मिलाकर हम यहां पर आंसर करेंगे आइदर वन और टू फॉलो। तो सबसे पहले और भी एक बार क्लियर कर दे जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, और एक बार क्लियर कर देती कि जब आप कंक्लूजन में दिए गए दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस निकालने के लिए जाओगे वो भी स्टेटमेंट से, तब दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर दो अलग अलग फैमिली मेंबर अगर आपको अगर आप देख रहे हो कि दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ रहा है तो पहले ही उसका आंसर डाउटफुल करिए, क्योंकि दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आने का मतलब है कि हमारे पास डेफिनेट आंसर नहीं होगा, तो पहला उसका आंसर डाउटफुल होगा। अब यहां पर सीखना है कि हम यहां पर आंसर इससे आइदर और क्यों दिए, वही सेम लाइन, दो ऑब्जेक्ट के बीच जितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं, पॉसिबल रिलेशंस जितना एग्जिस्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन जितना एग्जिस्ट हो सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस अगर कंक्लूजन पर प्रेजेंट होता है, अगर कंक्लूजन पर प्रेजेंट होता है तब जाकर हम लोग आइदर और करते। यही था आइदर और का कंसेप्ट। हम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जितना मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट होता है तब हम लोग आइदर और करते हैं। तो यहां पर आइदर और किए, इस तो यहां पर भी लॉजिक वही है, यहां पर भी वो चीज फुलफिल कर रहे हैं हम जो बोल रहे, तभी जाकर हम इसका आंसर आइदर और की, नहीं तो नहीं करते हम इसका आंसर आइदर और। तो बात यह है कि यहां पर ए और ई के बीच जब हम डेफिनेट आंसर नहीं निकाल पा रहे फिर भी हम इसका आंसर आइदर और क्यों दे रहे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच जब आप डेफिनेट आंसर नहीं निकाल पाओगे तब अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी दो ऑब्जेक्ट के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते तीन। हाँ, पहला पॉइंट है कि हम ए और ई के बीच एग्जैक्ट रिलेशन तो फाइंड नहीं कर सकते, बात सही है। बट अगर हम जज करना चाहें, अगर हम उसके बाद भी बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, या तो ए ई से बड़ा होगा
या तो ई ए से बड़ा होगा या तो ए और ई बराबर होगा। आप लोग इस तरीके से सोच के देखिए ना कि मान लीजिए कि दो लोगों के बीच आप एज को लेकर कंपैरिजन करने जा रहे हैं और आपको उस एज के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि किसका एज क्या है, किसका कितना एज है, वो आपको नहीं पता। तो जब नहीं पता होगा तो दोनों के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस कितना एग्जिस्ट हो सकते हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या तो बी ए से बड़ा होगा या तो दोनों बराबर होंगे। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच मैक्सिमम रिलेशंस कितने हो सकते हैं, तीन ही हो सकते हैं। और तीन रिलेशन यहां पर कंक्लूजन पर प्रेजेंट है, वो भी ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए यहां पर या तो ए ई से बड़ा होगा या तो ई ए से बड़ा होगा और बराबर होगा। हम कहेंगे तो यही बोलेंगे ना, या तो ए ई से बड़ा होगा या तो ई ए से बड़ा होगा और बराबर होगा। इसीलिए हम यहां पर आइदर लगाएं। सो डाउटफुल सिचुएशन दैट मीन्स डिफरेंट फैमिली में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस होता है तीन। बट यहां पर भी वही चीज बोलना चाहेंगे, रूल में तो हम लिख दिए हैं, रूल को हम डिस्कशन भी कर देते हैं, बट कंसेप्ट पहला होता है, रूल्स बाद में आता है। तो रूल्स को हम डिस्कशन कर देते, जो काम है वो कर देते। कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशंस। देखो यहां पर दो कंक्लूजन्स नहीं लिखे, कंक्लूजन्स लिखे। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मोर देन दो कंक्लूजन भी हो सकते हैं, मोर देन टू कंक्लूजन्स भी यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस तीन है। तो तीन कंक्लूजन भी तो हो सकते हैं, दो से अधिक कंक्लूजन भी हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि सारे के सारे कंक्लूजन्स को डाउटफुल सिचुएशन में होना पड़ेगा, जबकि यहां पर होगा ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर टू कंक्लूजन। दो ऑब्जेक्ट के बीच आप कंपेरिजन करने जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट जिसके और जिसके बीच आप कंपेरिजन कर रहे हो उन दोनों को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। और लास्ट में देखिए ऑल पॉसिबल रिलेशन शुड बी प्रेजेंट। यहां पर जो केसेस था तीन रिलेशन था पॉसिबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहां पर तीन मैक्सिमम रिलेशंस हो सकते हैं, तो इसीलिए सारे के सारे रिलेशंस को प्रेजेंट होना पड़ेगा कंक्लूजन पर। शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कशन करेंगे कि जितने टाइप के आइदर और के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सारे के सारे क्वेश्चन टाइप हम यहां पर लिख दिया। टोटल 8 टाइप है और 8 टाइप को हम यहाँ पर डिस्प्यूट केसेस के तौर पे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। तो 8 टाइप यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये टोटल 8 टाइप है जो घुमा फिरा कर देते हैं, ये 8 ही टाइप हो सकते हैं। सो जो स्लाइड है ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ आइदर और, जितने टाइप्स के यहाँ पर आइदर और क्रिएट हो सकते हैं वो भी डिस्प्यूट केसेस में। एक चीज़ अभी यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं, ध्यान से देखो इस स्लाइड को। स्टेटमेंट देखो वही लिए हम, और सारे के सारे कंक्लूजन में एक बार नोटिस कर लो, सारे के सारे कंक्लूजन में ए और ई ही है। सारे के सारे कंक्लूजन में क्या है, ए और ई है, राइट। यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए और भी 4। नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पर भी ए और ई, मतलब जितने भी एग्जाम्पल हम लिए, टोटल 8 टाइप के एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए, और सारे के सारे एग्जाम्पल में हम ए और ई के बीच ही रिलेशंस को डिफाइन किए हैं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ए और ई के बीच स्टेटमेंट पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ए और ई के बीच अगर आप रिलेशंस निकालने के लिए जाओगे तो क्या होगा, दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन जो है ए और ई के बीच डिस्प्यूट केस है। अगर ए और ई के बीच डिस्प्यूट केस है, मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर ए और ई के बीच डिस्प्यूट केस है तो यहां पर दिए गए सारे एग्जाम्पल के इंडिविजुअल आंसर होगा डाउटफुल। ये भी डाउटफुल होगा, ये भी डाउटफुल होगा, सारे क्वेश्चंस का इंडिविजुअल आंसर डाउटफुल होगा, हाँ या ना। सारे के सारे कंक्लूजन का इंडिविजुअल आंसर डाउटफुल होगा। क्लियर? तो सबके सब अगर कंक्लूजन का आंसर अगर डाउटफुल होगा तो आंसर क्या देंगे, दो कंक्लूजन का आंसर अगर डाउटफुल है तो हम क्या बोले थे, आंसर क्या हो सकता है,
या तो आइदर और या तो नाइदर नॉर, सिर्फ आइदर और नहीं होता है, या तो आइदर और होगा या तो नाइदर नॉर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो हम दो दो करके कंक्लूजन दिए हर एक पेयर में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दो दो कंक्लूजन दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दो कंक्लूजन दिए। मतलब यहाँ पर हम लोग को बताना है कि दोनों कंक्लूजन मिलाकर यहाँ पर रीमार्क की जगह आंसर क्या होगा, आइदर और होगा या नाइदर नॉर होगा। ठीक, तो यहाँ पर रीमार्क में हम लोग आइदर और नाइदर नॉर देंगे। अब पॉइंट ये है कि डिस्प्यूट केसेस में आइदर और कब होता है, मतलब इस केसेस में आइदर और होने के लिए ए और ई के बीच कितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट होना चाहिए, 3 एग्जिस्ट होना चाहिए। या तो ए ई से बड़ा होगा, या तो ई ए से बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे। ठीक, इस सिचुएशन में ए और ई के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस कितना होना चाहिए, 3। समझ में आ रहा है सभी को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ए और ई के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, या तो ए ई से बड़ा होगा, या तो ई ए से बड़ा होगा, या तो ई और ए बराबर होंगे। यही 3 रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं ए और ई के बीच। सो मैक्सिमम 3 पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड ई। 3 पॉसिबल रिलेशंस लिख देते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर ए और ई के बीच 3 पॉसिबल रिलेशन है, हाँ है, ए ई से बड़ा है और ई ए से बड़ा है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, दोनों को मिलाकर आइदर 1 और 2 फॉलो। सो फर्स्ट का आंसर आइदर और, सेकंड का इसका आंसर क्या होगा बताओ, ई ए से बड़ा होगा, या तो ए ई से बड़ा होगा और बराबर होगा। मतलब ए और ई के बीच 3 पॉसिबिलिटी यहां पर भी एग्जिस्ट हो रहा है, या तो ई ए से बड़ा है, या तो ए ई से बड़ा है, और नहीं तो ए और ई बराबर है। तो यहां पर भी दोनों को मिलाकर आंसर क्या देंगे, आइदर और। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये वाला जो है ये बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको डिस्कशन करते समय बोलते कि आइदर और नहीं है, कोई कोई बोलते इसे आइदर और है। मतलब ये जो पेयर है मतलब दोनों में ही इक्वल टू साइन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कोई कोई आइदर और बोलते, कोई कोई नाइदर नॉर बोलते हैं। हम इसे नाइदर नॉर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलाकर 3 रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता है। उसके पीछे रीजन ही होता है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब सिर्फ ग्रेटर देन नहीं होता है। आप ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब सिर्फ ग्रेटर देन बोल सकते हो, क्या उसे डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। मतलब बड़ा और बराबर होता है, ये पॉसिबल रिलेशन में आता है। बड़ा और बराबर का मतलब सिर्फ बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर टोटल 4 रिलेशंस मतलब अलग अलग रिलेशंस, 3 रिलेशंस पर्टिकुलर क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसे नाइदर नॉर करना चाहिए। बहुत लोग इसमें कंट्राडिक्ट भी करते हैं कि नहीं सर इसे आइदर हो गया। सब अपने अपने लॉजिक में सही है। अगर आप मुझे फॉलो करें तो नाइदर नॉर कीजिएगा, और अगर आप किसी और को फॉलो करते हो तो आप आइदर नॉर कीजिएगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब यहां पर देखिए आंसर जो है यहां पर 4th क्वेश्चन में है ए ई से बड़ा है या तो ई ए से बड़ा है। देखिए यहां पर एक रिलेशन मिसिंग है, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर आइदर और कैसे कर दें, यही चीज हम आप लोगों को सिखा रहे थे कि 2 डाउटफुल का मतलब हमेशा आप आंसर आइदर और नहीं दे सकते। आइदर और देने के लिए उसको सारा रूल्स फॉलो करना होगा। अगर सारे के सारे रूल्स फॉलो करते तभी जाकर हम उसका आंसर आइदर कर सकते, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन, एक रिलेशन मिसिंग है। तो दोनों को मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि या तो ये या तो वो, क्योंकि और भी एक रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट हो सकता था जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आइदर हम गलत लिख रहे थे, ये आइदर नहीं होगा, ये आंसर होगा नाइदर नॉर। क्लियर टू एवरीवन? सो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि दोनों डाउटफुल का मतलब हमेशा आइदर होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट देखो, यहाँ पर भी एक रिलेशन मिसिंग है, यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर। लेस देन रिलेशन मिसिंग है। यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर ये थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन।
ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़निंग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3 साइन प्रेजेंट है 2 ऑब्जेक्ट के बीच, जबकि यहाँ पर 3 रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू दिखाई दे रहा है। सो हड़बड़ी में क्या होता है ना कि चलो ग्रेटर देन भी है, लेस देन इक्वल टू भी है, तो दोनों को मिलाकर 3 रिलेशंस कंप्लीट हो जाता है, तो इसका आंसर आइदर होगा। जबकि एक्सप्लेनेशन गलत होता है, 3 रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं होता है, 3 साइन भले एग्जिस्ट है, बट ए और ई के बीच देखो 3 रिलेशन एग्जिस्ट नहीं है। इसमें भी ए ई से बड़ा है और इसमें भी ए ई से बड़ा है और बराबर है, तो ई ए से बड़ा है, ये रिलेशन ये दोनों में कहीं पर भी दिया नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर। ये आइदर और नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 7 रिवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा। यहां पर देखो दोनों को देख के अगर हड़बड़ी में देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ग्रेटर देन भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये तो ऐसे भी आइदर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को लेकर तो आइदर होता नहीं है। ग्रेटर देन भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू भी प्रेजेंट होना चाहिए, है कि नहीं? तो हड़बड़ी में गलत कर दोगे। जबकि देखो यहाँ पर 3 साइन आपको भले नहीं दिखाई दे रहे, बट 3 रिलेशंस ए और ई के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट कंक्लूजन में ए ई से बड़ा है और सेकेंड कंक्लूजन में ई ए से बड़ा है। ए ई से बड़ा है और सेकेंड कंक्लूजन में ई ए से बड़ा है और बराबर है, तो ए और ई के बीच जितने पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकता था मैक्सिमम, सारे के सारे रिलेशंस एग्जिस्ट ऑलरेडी कंक्लूजन में हो चुका है और ए और ई भी प्रेजेंट है। सो दोनों को मिलाकर आंसर क्या करेंगे? आइदर और। क्लियर टू एवरीवन? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, और ये दो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं एग्जाम में। सो ध्यान रखना है, जब भी आंसर करोगे ना तब ध्यान से करना है। लास्ट क्या होगा? यहां पर तीनों को मिलाकर आप आंसर दोगे, सो आपका आंसर होगा आइदर 1 और 2 और 3। फॉलो। क्लियर टू एवरीवन? या तो ये फॉलो करते या तो वो फॉलो करते। सो आई थिंक आइदर और का जो कंसेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बस एक लाइन पे आप याद रखिए कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच जितना मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकता है, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट होता है वो भी ऑब्जेक्ट के साथ, तभी हम लोग आइदर और करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? आई थिंक समझ गए होंगे। अब हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, वो है नॉट केसेस। ये जो है वो थोड़ा नया चीज है हम लोग के लिए, बट बहुत इजी है, कुछ नहीं है नॉट केसेस में, कुछ नहीं है। तो प्रीवियस स्लाइड तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो चलो डिस्कशन करते हैं नॉट केसेस को। एक्चुअली नॉट केसेस को सॉल्व करने के लिए कोई रूल्स नहीं है, हम उस तरीके से नहीं करते नॉट केसेस को, उस तरीके से हम सॉल्व नहीं करते। हम क्या करते हैं, नॉट केसेस को पहले पॉजिटिव केस मतलब नेगेटिव केसेस को पॉजिटिव केसेस में कन्वर्ट करते, फिर उसे सॉल्व करते हैं। और पॉजिटिव केसेस मतलब स्टेटमेंट पे जब सिर्फ रिलेशंस रहेगा, नेगेटिव केसेस का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन रहेगा यहाँ पर। नॉट केसेस का मतलब ही है नेगेटिव रिलेशन, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शंस। तो रेस्ट्रिक्शंस को पहले रिलेशन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसे सॉल्व करो। और उसके लिए 2 रूल तो हम लोग सीखे ही हैं। जब सारे के सारे पॉजिटिव केसेस दैट मीन्स रिलेशंस बेस्ड स्टेटमेंट होगा, तब 2 रूल हम लोग के पास है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच अगर सारे के सारे साइन अगर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ग्रेटर पैरिटी सिंबल विल बी योर आंसर, और अगर डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डाउटफुल विल बी योर आंसर, और आगे जाकर आइदर और या तो नाइदर नॉर। अगर पॉसिबल रिलेशंस ऑल पॉसिबल रिलेशंस प्रेजेंट होता है तो आइदर और, अगर नहीं होता है तो नाइदर नॉर। बस इतना ही, पूरी इनइक्वालिटी में है तो बस यही है। अब नॉट केसेस को क्या करेंगे? हम इस तरीके से करते कि जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान देके कोई फायदा है नहीं है, जो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू अगर नहीं है तो जो नहीं है उसे छोड़ देते हैं। है तो 3 रिलेशंस, बड़ा छोटा और बराबर, तो जब वो बोल रहे कि
ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा या तो छोटा। सेकंड देखिए, नॉट लेस देन इक्वल टू, मतलब पहले पॉजिटिव हम लोग कर रहे थे, अभी तक जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे वो एक्चुअली ये था कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हम लोग पॉजिटिव में कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, उसको बीच में से काट दो, मतलब ये नहीं है, तो ये नहीं है तो बाकी बचा हुआ जो है वही होगा। बड़ा नहीं है तो मतलब या तो छोटा या तो बराबर, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा या तो बराबर, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो छोटा हो सकता है, और अगर छोटा भी नहीं है और बड़ा मतलब बराबर भी नहीं है तो बड़ा होगा। वही चीज़ तो किए हैं, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो इसका मतलब बड़ा, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो इसका मतलब छोटा, छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा या तो बराबर, और यहाँ पर छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा या तो बराबर। अब क्या करेंगे, मीनिंग तो समझ में आ गया, तो करेंगे क्या, तो करना ये है कि जब स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, जहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट आपको दिया रहे, आपको बस करना क्या है, उसे सिर्फ पॉजिटिव में चेंज कर दो और वो प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल प्रॉब्लम जैसा बन जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके दिए गए स्टेटमेंट को हम बदल देंगे। स्टेटमेंट को बदलेंगे तो क्या होगा, बीच में आ जाएगा ये, ठीक। आप सी नॉट लेस देन इक्वल टू मतलब सी ग्रेटर देन डी लेस देन ई, ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट। कन्वर्ट कर देंगे इसे, आप कंक्लूजन में देखो, ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन दिया हो तो इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए बी नॉट लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब मुझे एक्चुअल में निकालना होगा बी ग्रेटर देन ई है या नहीं, समझ गए। जो नहीं है उसे चेंज कर दो, जो है उसी को लेकर आगे बढ़ो। ये चेंज कर दो, आप बताओ ये प्रॉब्लम जो है, अब ये प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम जैसा बन गया है। अब यहाँ पर दो रूल है, दो रूल हम यहाँ पर यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर मुझसे पूछा गया कि ए डी से बड़ा है, देखो ए और डी के बीच जब रिलेशंस निकालने के लिए जाएंगे तब बीच में क्या हो जाएगा, बीच में ये डिस्प्यूट केसेस क्रिएट हो जा रहा है, तो बीच में जब डिस्प्यूट केसेस क्रिएट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या कर देंगे, डाउटफुल कर देंगे। बी और ई के बीच देखो फिर से वही दो अलग अलग फैमिली मेंबर, तो इसका आंसर भी डाउटफुल कर देंगे। तो दोनों डाउटफुल और आइदर उसके रूल तो वो बाकी फॉलो नहीं कर रहे, तो दोनों को मिलाकर हम क्या आंसर कर देंगे, नाइदर नॉट। बस एक बार रिवाइज कर लेते इस पॉइंट को, वो क्या था कि नॉट केसेस को क्या करेंगे, नॉट केसेस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट केसेस को पॉजिटिव केसेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम जैसा बन जाएगा। उसके बाद दो रूल, अगर दोनों के बीच सेम फैमिली मेंबर है तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी माई आंसर, और अगर डिफरेंट फैमिली मेंबर है तो डाउटफुल विल बी माई आंसर। आगे जाकर अगर आइदर होता है तो आइदर करेंगे, अदरवाइज नाइदर नॉट। क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत यहाँ तक नॉट केसेस में। नॉट केसेस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, वो क्वेश्चन हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, बट उस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखो। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम दिए, देखो हेडिंग देखो क्या लिखे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ नॉट केस। नॉट केसेस का इस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर आप समझ जाते हो तो आपको आगे जाकर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक जगह है जहाँ पर हम लोग थोड़ा गलती कर देते हैं, और अगर हम इस क्वेश्चंस को अगर होमवर्क दे दें तो आप लोग भी गलती करोगे, कंफर्म करोगे, बट हम चाहते कि इस क्वेश्चंस को कम से कम सिखाना तो होगा, मतलब सिखाने से पहले ही अगर हम मतलब गलत करने के लिए बोलेंगे तो गलती तो होगा ही। सीखने से पहले अगर हम लोग कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो गलती होगा, सीखने के बाद अगर गलती करते तो वो गुनाह है कि नहीं। तो पहले सीख लो। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, ए नॉट इजिकल टू बी नॉट इजिकल टू सी। अब देखो ए नॉट इजिकल टू बी नॉट इजिकल टू सी, अगर हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस स्टेटमेंट को क्या क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन लेस देन बी ग्रेटर देन लेस देन सी। दैट मीन्स ए के साथ बी हो या बी के साथ सी हो या ए के साथ सी हो, पूरा प्रॉब्लम ही यहाँ पर डिस्प्यूट प्रॉब्लम है। पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्प्यूट केसेस हो चुका है, पूरा प्रॉब्लम डिस्प्यूट है। ए के साथ बी के बीच भी दो अलग अलग रिलेशन आ चुका है, बी के साथ सी, बी और सी के बीच में दो अलग अलग फैमिली मेंबर, ए और सी के बीच भी फैमिली मेंबर अलग अलग है कि नहीं। ए के साथ बी हो, बी के साथ सी हो, या ए के साथ सी हो,
किसी के साथ किसी का भी आप रिलेशंस निकालने के लिए जाओ, यहाँ पर डिस्प्यूट केसेस क्रिएट होगा, क्योंकि दो अलग अलग फैमिली मेंबर हर एक के बीच में एग्जिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो अगर डिस्प्यूट केसेस है तो आप लोग के दिमाग में वही घूम रहा है कि अगर डिस्प्यूट केसेस है तो 3 पॉसिबल रिलेशंस प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट एक कि मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन जितना एग्जिस्ट हो सकते हैं। इसलिए हम बार बार एक चीज बोल रहे थे कि फॉर्मूला या रूल्स में मत जाओ, कंसेप्ट में जाओ। यहां पर देखो, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम दिए हैं इसमें 2 कंक्लूजन दिए, तो 2 कंक्लूजन के आंसर हम क्या देंगे बताओ। यहां पर एक कंक्लूजन दिया ए ग्रेटर देन बी, एक दिया ए लेस देन बी। ठीक, अब देखो ए और बी के बीच तो दो अलग अलग फैमिली मेंबर, तो अलग अलग फैमिली मेंबर, तो हम सबसे पहले इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर डाउटफुल करेंगे, इसका आंसर भी डाउटफुल करेंगे। अब दोनों को डाउटफुल कर दिए, आपके दिमाग में घूम रहा है कि अच्छा ये दोनों डाउटफुल तो हो गया, बट ये डिस्प्यूट केसेस था, डिस्प्यूट केसेस में 3 रिलेशंस, मैक्सिमम 3 रिलेशंस एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी जाकर हम आइदर करेंगे, अदरवाइज तो हम आइदर करेंगे नहीं। अगर आप यही सोच के आगे बढ़ेंगे तो आप इसका आंसर नाइदर नॉर कर देंगे, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर नॉर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कितना है, 2 है, 3 नहीं है। ए और बी के बीच 3 रिलेशंस एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। देखो स्टेटमेंट पर यहां पर ये बोल ही दिया गया है कि ए और बी बराबर हो ही नहीं सकता, तो जब हो ही नहीं सकता हम उसको रिलेशन में कैसे ले लें? तो ए और बी बराबर नहीं हो सकता, तो बराबर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, या तो अगर ए और बी बराबर नहीं हो सकता है तो क्या होगा, क्या होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा या तो बी ए से बड़ा होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा या तो बी ए से बड़ा होगा। तो ये है ना, तो दोनों कंक्लूजन मिलाकर क्या जवाब देंगे हम कि या तो ए बी से बड़ा होगा या तो बी ए से बड़ा होगा। दैट मीन्स आइदर और विल बी माई आंसर, आइदर 1 और 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो, दैट विल बी माई आंसर। यहां पर देखो ये वाला जो है इसका आंसर होगा डाउटफुल, ध्यान से देखो इसका आंसर होगा डाउटफुल, बट इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर कभी हो ही नहीं सकता। जो कभी हो ही नहीं सकता वो आपके कंक्लूजन में पूछा गया है, जो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल गलत है। तो एक डाउटफुल एक बिल्कुल गलत, तो आंसर तो ऐसे भी नाइदर नॉर होगा, क्योंकि आइदर और तो आगे जाकर होगा ही नहीं, क्योंकि आइदर होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो है दोनों कंक्लूजन को डाउटफुल होना पड़ेगा, जबकि यहां पर 2 कंक्लूजन डाउटफुल नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। यहां पर देखो ए और सी के बीच गलती आप लोग यहां पर करते हो, डाउटफुल ये भी है, डाउटफुल ये भी है। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप लोग यहाँ पर इस तरीके से डील करते हो कि यहाँ पर ए और सी के बीच इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो इक्वल टू का गुंजाइश ही नहीं है, इक्वल टू कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को, इसलिए आप लोग यहाँ पर गलती से आइदर और कर देते हो, बट ये आइदर और नहीं होता है। इसका आंसर होगा नाइदर नॉर। इसी का ही एक्सप्लेनेशन हम लोग को सीखना है, इसी के एक्सप्लेनेशन। आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में ये चल रहा है, आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि सर यहाँ पर ए और सी के बीच ए या तो सी से बड़ा होगा या तो सी ए से बड़ा होगा, यही तो 2 पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, तो आप इसे नाइदर नॉर क्यों कर दिए? नाइदर नॉर इसलिए किए क्योंकि ए और सी के बीच सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर ए और सी के बीच यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस 3 होगा। ए और सी के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस यहाँ पर कितने होंगे? मैक्सिमम रिलेशंस होंगे 3, मैक्सिमम रिलेशंस होंगे 3। कैसे देखो, अगर हम ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, इसे अगर हम एक नंबर से अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, मान लेते कि ए का वैल्यू हम लिए 4, हम ले सकते हैं, ए का वैल्यू मान लो हमने लिए 4। अब बताओ अगर ए का वैल्यू 4 लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम बी का वैल्यू 4 नहीं ले सकते, हाँ या ना?
हम यहाँ पर ए और सी के बीच कितना पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो ए का वैल्यू मान लो हम 4 लिए, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, बी ए बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बी का वैल्यू हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि हम ए का वैल्यू 4 ले तो बी का वैल्यू हम 5 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बोलेंगे कि बी और सी बराबर नहीं हो सकता, तो बी और सी अगर बराबर नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर सी का वैल्यू 6 ले सकते हैं, सी का वैल्यू 6 ले सकते हैं ना, क्योंकि बी और सी बराबर नहीं होना चाहिए। हम तो स्टेटमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन को मान के ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हम सी का वैल्यू 6 लिया। आप देखो सी का वैल्यू अगर 6 लेंगे तो ए और सी के बीच रिलेशन यहाँ पर क्या हुआ, सी ग्रेटर देन ए हुआ। उल्टा कर दो, अगर हम मान लो ए का वैल्यू 6 लेते हैं तो बी का वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते, बट बी का वैल्यू 5 तो ले ही सकते हैं। बट बी का वैल्यू 5 लेंगे तो सी का वैल्यू 5 नहीं ले सकते, बट सी का वैल्यू 4 तो ले ही सकते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ए सी से बड़ा हुआ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए सी से बड़ा भी हो सकता है और सी भी ए से बड़ा हो सकता है। हम लोग के मन में यही दो विचार चल रहा था, जबकि एक बात बताओ, ए का वैल्यू हम 6 लिए तो बी का वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते, बी का वैल्यू हम 5 लिए, ठीक है, बट बी का वैल्यू 5 नहीं लेंगे, बट बी का वैल्यू अगर मान लो हम 5 लिए तो बी का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो हम सी का वैल्यू 5 नहीं ले सकते, है कि नहीं। सी का वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि बी और सी बराबर नहीं है। बट एक बात बताओ, क्या हम सी का वैल्यू 6 नहीं ले सकते, सी का वैल्यू तो 6 ले ही सकते हैं ना। तो अगर हम सी का वैल्यू 6 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और सी बराबर हो गया। अब समझ में आया, ए और सी के बीच पॉसिबल रिलेशनशिप 2 नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सी और ए के बीच वैल्यू है 3, तो यहाँ पर पॉसिबल रिलेशन है 3, तो पॉसिबल रिलेशन अगर 3 है तो यहाँ पर 3 पॉसिबल रिलेशन तो है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर नाइदर नॉर किए। अब समझ आया, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसी कंसेप्ट को सीखना था हम लोग को कि ए और सी के बीच ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन 3 होगा, जबकि यहाँ पर 2 दिया हुआ, इसलिए नाइदर नॉर। यहाँ पर दोनों को मिलाकर ध्यान से देखिएगा, दोनों को मिलाकर ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, दोनों को मिलाकर आंसर होगा आइदर और, क्योंकि ए और सी के बीच 3 मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए था और 3 मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, दैट्स वाई आंसर होगा आइदर और। क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए अगले स्लाइड पे आगे बढ़े। अगला स्लाइड जो था उसमें और भी कुछ एग्जाम्पल इसी के ही और भी 3 कंक्लूजन है। अब देखो यहाँ पर जो 5th कंक्लूजन है, 5th में देखो हम क्या बोले कि दोनों में सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू केसेस को हम क्या लेंगे, दोनों को डाउटफुल तो करेंगे, बट ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन केसेस को हम नाइदर नॉर बोले थे कि नाइदर नॉर करना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ए और सी के बीच मैक्सिमम रिलेशंस 3 और यहाँ पर 3 अलग अलग कंक्लूजन में देखो 3 रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल आंसर करेंगे तो डाउटफुल डाउटफुल डाउटफुल, बट तीनों को मिलाकर आंसर करेंगे आइदर और, मतलब आइदर 1 और 2 और 3 फॉलो। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बी और सी के बीच सेम सिचुएशन, बी और सी के बीच बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब या तो बी सी से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब बी और सी के बीच क्या है, ग्रेटर देन लेस देन सी, ये भी डाउटफुल ये भी डाउटफुल, दोनों को मिलाकर आंसर क्या होगा आइदर और, या तो बी सी से बड़ा होगा या तो सी बी से बड़ा होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो सीखना था वो था कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब ये जो था ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब था कि ए और बी बराबर नहीं हो सकता, बी और सी बराबर नहीं हो सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि ए और सी भी बराबर नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, जबकि अगर नहीं सीखते तो यहाँ पर हम लोग गलती कर देते। क्लियर हुआ। हम सोचे थे कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दे, बट हम चाहते कि इसको डिस्कशन ही कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो अच्छे से जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे उसको सुनो, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक एक क्वेश्चन से एक एक लॉजिक सीखने को मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन था कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या था, सबसे पहले देखो कंक्लूजन तो हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। सबसे पहले ए और डी के बीच रिलेशन फाइंड करो,
ए और डी के बीच रिलेशंस फाइंड करने के लिए गए, ए और डी के बीच देखो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ए और डी के बीच आंसर क्या होगा, सभी लोग करो मेरे साथ साथ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये होगा मेरा आंसर, क्योंकि ए और डी के बीच सबके सब सेम फैमिली है और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, सो ग्रेटर देन इक्वल टू विल बी योर आंसर। ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी मतलब ए डी से बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है, ऐसे ही बोलोगे ना, ए और डी के बीच दो रिलेशन, एक से ज़्यादा रिलेशंस, एक से ज़्यादा रिलेशंस का मतलब क्या है, पॉसिबल रिलेशंस, ए और डी के बीच दो रिलेशंस, ए डी से बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डी से बड़ा ही होगा, तो मेरा जवाब क्या होगा, नहीं बराबर भी हो सकता है, सो बड़ा ही होगा, यह हम डेफिनेट नहीं कह सकते, सो इसलिए मेरा आंसर होगा डाउटफुल। सेम ई और बी के बीच, ई और बी के बीच रिलेशन फाइंड करो स्टेप बाय स्टेप, अभी सीख रहे हो तो बी और ई के बीच रिलेशन फाइंड करो, देखो बी और ई के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू, तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, दैट विल बी योर आंसर, मतलब बी ई से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या बी और ई बराबर ही होगा, आप क्या बोलोगे, नहीं बी ए से बड़ा भी हो सकता है, बी ई से बड़ा भी हो सकता है, बी और ए ई बराबर ही होगा ऐसे तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली तो नहीं कह सकते, इसका मतलब दोनों का आंसर डाउटफुल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स तो सेम है नहीं यार, दोनों डाउटफुल है, बट हम क्या बोले थे कि दोनों डाउटफुल होने के बाद भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, बट यहां पर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ऐसा ही सोच के आप आगे बढ़ जाओगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे नाइदर नॉर। जो लोग फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हो, मेरे करने से पहले ही आप लोग नाइदर नॉर कर चुके हो, जबकि ये गलत है। अब एक्सप्लेन करने वाले कि क्यों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ये डिफिकल्टी लेवल 3 का प्रॉब्लम है, लेवल 3 का प्रॉब्लम है ये, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम है बट हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पे सेम है, ये देखो, ए और बी को बराबर करके रखे हैं स्टेटमेंट पर, और डी और ई को ऑलरेडी वो बराबर करके ही रखे हैं। तो ए, और जब स्टेटमेंट खुद ही बता रहे कि ए और बी बराबर है, जब स्टेटमेंट खुद ही बोल रहे कि डी और ई बराबर है, तो क्या हम लोग नहीं ले सकते? अगर ए और बी बराबर है तो एक बात बताओ, ए के जगह पर बी या बी के जगह पर ए, क्या हम नहीं लिख सकते? और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो करके देखो, बी के जगह पर ए हम लिख सकते हैं ना, और डी और ई अगर बराबर है तो ई के जगह पर डी हम चाहे तो लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते? जब यहां पर स्टेटमेंट पर बोला ही गया कि डी और ई बराबर है तो ई के जगह पर डी, क्या हम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं, अब देखो, अगर हम ऐसा कर देते हैं, यहां पर जैसे बी और ई को हम चेंज करके ए और डी में कन्वर्ट कर दिए, अगर हम चेंज कर देते तो अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गया ना, ऑब्जेक्ट सेम हो गया, यहाँ पर भी ए और डी, यहाँ पर भी ए और डी, तो एक में रिलेशन दिया कि ए डी से बड़ा है होगा और एक में दिया कि ए और बी बराबर होगा। हम यहाँ पर इंडिविजुअल अगर आंसर करेंगे तब तो डेफिनेट नहीं दे पाएंगे, बट दोनों को मिलाकर ये तो हम जरूर कह पाएंगे ना कि या तो ए डी से बड़ा होगा, क्योंकि ए और डी के बीच कितना पॉसिबल रिलेशन है, दो, ग्रेटर देन और बराबर, तो हम यही कहेंगे ना कि या तो ए डी से बड़ा होगा और ए और डी बराबर होगा, या तो 1 फॉलो करे या तो 2 फॉलो करे। सो इसका आंसर भी आइदर होगा। और ये इस क्वेश्चन में हम लोगों को सीखने को क्या मिला कि ऑब्जेक्ट अगर कंक्लूजन में सेम नहीं भी दिखाई दे तो भी स्टेटमेंट को हम लोग को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कहीं पर अगर वो इक्वल टू कर देते हैं तो हम लोग गलती करते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। एक बार अगर हम लोग धक्का खा जाते हैं उसके बाद भी गलती नहीं करना चाहिए, बट हम लोग तो ऐसा करते नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं, बताओ? नहीं करते। हम लोग मान लो एक बार
तुम प्यार किए, बेवफाई हो गए, उसके बाद भी हम लोग क्या करते, प्यार करने की हिम्मत जुटा लेते और यही सोच के जुटा लेते कि चलो जो हुआ था हुआ था। अब ये वाली जो है ना वो अलग है थोड़ा, है कि नहीं। हम लोग एक बार गलती करने के बाद, एक बार गलत चीज़ें हम लोग के साथ होने के बाद भी हम लोग नहीं सुधरते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। एक बार आपको गलती पता चल गया है कि नहीं, नहीं ये सोच के आगे नहीं बढ़ने कि चलो ये वाले अलग है तो आगे कहानी स्टार्ट है, ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा संभल के चलना है कि नहीं। तो एक बार अगर ये चीज़ें सीख गए तो आगे ये गलती नहीं करेंगे हम लोग, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले बोले थे कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन लेस देन बी और इक्वल टू सी। थोड़ा सा अलग है, स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम प्रीवियस जो क्वेश्चन देते उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखो सी और ए के बीच क्या दिया है, सी ए से बड़ा ही होगा। हम क्या बोलेंगे, देखो ए और बी के बीच बराबर नहीं है, तो ए और बी के बीच क्या है, बड़ा और छोटा, मतलब डिस्प्यूट केस यहाँ पर, डिस्प्यूट केस यहाँ पर। बट एक चीज देखने वाली बात है कि बी और सी बराबर है ना, तो बी और सी बराबर का मतलब है कि जो रिलेशंस ए के साथ बी का है वही रिलेशंस ए के साथ सी का भी होगा। मेरा बात ध्यान से सुनो, बी और सी बराबर होने के कारण ए और बी के बीच जो रिलेशन एग्जिस्ट होगा वही रिलेशंस ए और सी के बीच भी एग्जिस्ट होगा। तो ए और बी के बीच अगर दो रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है तो ए और सी के बीच में भी दो रिलेशन एग्जिस्ट होगा और बीच में डिस्प्यूट केसेस है। तो सी ग्रेटर देन ई, सबसे पहले इसका आंसर हम करेंगे डाउटफुल। डाउटफुल कर दिए, ठीक है। ए और बी के बीच ये भी डाउटफुल ही करेंगे क्योंकि ए और बी के बीच डिस्प्यूट केसेस है, तो कुछ भी पूछा हम उसका आंसर तो डाउटफुल ही देंगे। सी और ए के बीच भी डिस्प्यूट केसेस है, तो कुछ भी पूछे डाउटफुल देंगे। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर, अब पॉइंट है कि दोनों को मिलाकर यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर सेम है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। बी और सी यहाँ पर बराबर है, तो एक बात बताओ, क्या हम बी के जगह पर सी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि स्टेटमेंट खुद बोले हैं बी और सी बराबर है, तो बी के जगह पर हम सी लिख सकते। अगर हम सी लिखते हैं तो अभी देखो एक रिलेशन हो गया, सी या तो ए से बड़ा होगा, सी ए से बड़ा होगा, और एक में दिया है कि ए सी से बड़ा होगा। और देखो ए और सी के बीच ही यही दो रिलेशन एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले एक्सप्लेनेशन में बोले कि ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सी के साथ भी ए का एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी और सी यहाँ पर बराबर है। तो बी के जगह पर अगर सी करते हो तो ए के साथ बी का रिलेशन और ए के साथ सी का रिलेशन सेम होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच अगर दो रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, मैक्सिमम अगर दो रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, तो ए और सी के बीच में भी दो ही रिलेशन एग्जिस्ट होगा। या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो सी ए से बड़ा होगा। दैट मीन्स दोनों को मिलाकर आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलो। क्लियर? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ए और बी के बीच नॉट इक्वल टू था, बी और सी के बीच इक्वल टू था। क्लियर? तो यहां पर भी दोनों को मिलाकर आंसर होगा आइदर और। क्लियर? और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम यहां पर दिए हैं, यहां से और एक चीज सीखने को मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे और इसके बाद खत्म करेंगे आज का सेशन। ठीक है, आगे आप नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक क्वेश्चन हम दिए ए बी सी डी, स्टेटमेंट पर ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट है, बट कंक्लूजन में देखो एक्स और वाई दिए हैं। जब ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं तब तुरंत में आप लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाता है कि सर कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं आप। नहीं, गलत नहीं किए हैं, पूरे सोच विचार से एकदम ठंडे दिमाग से हम ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। तो सर अगर ठंडे दिमाग से दिए तो स्टेटमेंट में ABCD दिए और कंक्लूजन में एक्स और वाई दिए, कैसे आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, आंसर है हम लोग के पास। देखो हम लोग के पास 3 आंसर है। नॉर्मल लॉजिक से सोचो ना, यहां पर किसके और किसके बीच रिलेशन पूछा है? एक्स और वाई के बीच। एक्स और वाई के बीच रिलेशन हम लोगों को पूछा गया है कंक्लूजन पे, जबकि स्टेटमेंट पर एक्स और वाई है ही नहीं। तो आंसर कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे।
ये दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट हो सकता है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशंस हम लोग के पास है नहीं, स्टेटमेंट पर दिया नहीं है। तो स्टेटमेंट पर जो चीज़ दिया नहीं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। एक बात ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल ध्यान से सुनो। एक लड़का और एक लड़की मान लो रास्ते में जा रही, दोनों जा रहा है। अब दोनों के बीच क्या संबंध है मुझे नहीं पता है। तो जब नहीं पता होगा तो तब हम कमेंट भी नहीं कर सकते। क्या बोल देंगे, मान लो दो लड़का लड़की बात करते करते जा रहे, लड़का बहुत खुश है, अच्छा बहुत खुश है लड़का, तो इसका मतलब जो साथ में जा रहा है वो गर्लफ्रेंड ही है, ऐसा सोचेंगे? नहीं ना, कमेंट नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, मज़े में है तू, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे घूमने, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं पता है। वो उसके गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, उसके बहन भी हो सकते हैं, या तो उसके और भी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। तो जब मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब हम कमेंट नहीं कर सकते, तब हम उस क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेट नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो उसके गर्लफ्रेंड ही था, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते नहीं वो अपने सिस्टर के साथ ही जा रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते। मतलब डेफिनेट कमेंट हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ से आंसर मिल सकता है वहाँ पर उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो सबसे पहला आंसर होगा डाउटफुल, ये भी आंसर होगा डाउटफुल। मतलब एक से वाई के बीच हम डेफिनेट कमेंट, देखो डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, मतलब डेफिनेट ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स। हम ये भी नहीं कह सकते ये सही है, हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कंफ्यूजन में रहेंगे, है कि नहीं? बट एक बात बताओ, जब कंफ्यूजन में रहेंगे तब क्या होगा? तब हम कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि या तो वो उसके गर्लफ्रेंड है, या तो वो उसके सिस्टर है, या तो उसकी आंटी है। मतलब अगर हम तीन रिलेशंस की बात करें तो जैसे कि इनइक्वलिटी में तीन ही रिलेशन मैक्सिमम हो सकते हैं एक्स और वाई के बीच। हम एग्जैक्ट रिलेशन तो फाइंड नहीं कर सकते, बट अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या तो वाई एक्स से बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे। और कुछ हो सकता है क्या? और एक्स और वाई के बीच चौथा कुछ रिलेशंस आ सकते हैं यहाँ पर? नहीं ना। तो हो सकता है तो ये तीन ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेट तो नहीं बता पाएंगे, बट अगर यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट हो सकता है, सॉरी हो जाता है एक्स और वाई के बीच, तब हम दोनों को मिलाकर ये ज़रूर कह पाएंगे कि या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, मतलब आइदर 1 और 2 फॉलो, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या तो वाई एक्स से बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। क्लियर हुआ? मतलब इसे एक्चुअल में कहा जाता है, इसे एक्चुअली कहा जाता है नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट, नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट प्रॉब्लम, नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट, और नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट केसेस will be considered as dispute case. डिस्प्यूट केसेस में भी मतलब कंफ्यूजन में थे, यहां पर भी कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन दोनों जगह पर है। सो नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट केसेस विल बी कंसिडर्ड एज डिस्प्यूट केसेस। डिस्प्यूट केसेस में जो होता था यहां पर भी वही होगा। सो ये चीज़ एक नया चीज़ हम लोगों को सीखने को मिला, है कि नहीं? मतलब जिन ऑब्जेक्ट के बीच हमें रिलेशंस निकालने के लिए पूछा गया है कंक्लूजन में, अगर उनके बारे में स्टेटमेंट पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा उसका आंसर डाउटफुल करो, क्योंकि उसका डेफिनेट आंसर आप नहीं दे सकते। क्योंकि आप जो भी आंसर देने के लिए जाओगे या जो भी आंसर आप दोगे वो किस मतलब कहाँ से दोगे? आप दोगे तो स्टेटमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके। तो जब स्टेटमेंट पे उसका इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते। क्लियर टू एवरीवन? आज यहीं तक ही रहेगा, ठीक है? आज यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से, वीडियो के अंत में तक अच्छे से देख लो, और अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हुआ है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो मुझे। हम इससे पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। दुनिया बहुत छोटी है, अगर आप करना चाहोगे तो कर ही सकते हो।
ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं। आप लोग ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ लोगे, है कि नहीं। आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, नो इशू। तो चलिए, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और पूरे कंसेप्ट जो भी बताएं उसको क्लियर कर लो। नेक्स्ट डे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वो है कोडेड इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में जो भी चीज़ें बताना था वो यहीं तक था, ठीक है। 3 वीडियो अच्छे से देख लो, पूरा इनइक्वलिटी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उसके बाद तो हम है कि नहीं। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर।